हेलो एवरीवन। आज की हम इस क्लास में प्रेम्बल से यानी कि प्रस्तावना से जितने भी पीवाईक्यू रिलेटेड हैं अभी तक यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में आए हैं उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए अपने सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं कि उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। ठीक, तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। थोड़ी लैंग्वेज इसकी टफ है लेकिन ऐसा ही है कुछ। ठीक, कब पेश किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने इन्हें कब अपनाया था? 22 जनवरी 1947 को। हमें एक पॉइंट है, याद रखना है। अगला देखो, इसकी प्रकृति जस्टिसेबल नहीं है। ये बात सत्य है कि इसकी प्रकृति जस्टिसेबल नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कि आप इनको लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर मौलिक अधिकार हैं तो उनको आप लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ना, तो इसीलिए वो कैसे हैं? जस्टिसेबल है। लेकिन जो प्रियम्बल है वो कैसी है? जस्टिसेबल नहीं है। ठीक, तो अब देखो, यहाँ आओ, अब इनसे ही देखो। हमें पता है कि पहला दूसरा सही है अभी। ठीक, होल्ड पर रख रहे हैं, पहला दूसरा सही है, ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा। तीसरा देखो, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, इसका संशोधन किया जा सकता है, इसीलिए क्या है? गलत है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1976 में। हुआ ना संशोधन, उसी के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे ना, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और तीसरा कौन सा था? समाजवादी। ऐसे ही याद करने हैं आपको। अगला देखो, तो यानी कि तीसरा गलत है हमारा। अब तीसरा गलत है तो ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास क्या है? 2 ऑप्शन बचे, एक ये वाला और ये वाला। इनसे हमें ये तो बात स्पष्ट है कि 1 और 2 करेक्ट है। चौथा देखो, आपसे बोला है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। सामान्यतः जनरली स्टेटमेंट क्या है? सही है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था अपने केस में, केशवानंद भारती केस में, कि हम इसको यानी कि अन्य पार्ट की व्याख्या करने में जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम प्रियम्बल को यूज करेंगे। तो इसलिए यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। राइट आंसर क्या है? बी। अगला देखो, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इसे लागू नहीं किया जा सकता है। याद करना है आपको, लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि जस्टिसेबल नहीं है ये। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय गणतंत्र यानी कि 26/1/1950, 26 जनवरी को भारतीय संविधान की क्या स्थिति थी जब ये लागू हुआ था तब? तो वो बताना है कि प्रस्तावना में क्या शामिल था। तो प्रस्तावना में क्या शामिल था? देखो, हमें पता है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे, तो उनको हटा दें हम तो बाकी वही मूल रूप से होगा, है ना। तो देखो, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था अलग से, तो ये नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे ही समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, तो ये नहीं हो सकता। तो यानी कि आपका डी खत्म हुआ, बी खत्म हुआ। अब लोकतंत्रात्मक, इससे यानी कि और कौन सा ज्यादा था? तो ज्यादा हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये वाला था। तो यानी प्रस्तावना की 26 जनवरी 1950 को स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसी स्थिति थी। ठीक, 42वां संविधान संशोधन है, अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो हम और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो 42वें संविधान संशोधन के जो तहत जो शब्द जोड़े गए थे वही नहीं होंगे ना। तो कौन कौन से? जैसे कि पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये शब्द नहीं थे। और गणराज्य था। एक बार आप 42वां संविधान संशोधन देख लीजिए। आइए 42वें संविधान संशोधन पर देखो, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। इसके जरिए 3 शब्द जोड़े गए थे। कितने जोड़े गए थे? 3 शब्द। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। याद करने हैं आपको बस कि पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार यानी संशोधन हुआ, तो केवल एक बार हुआ, तो कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर आओ अब आप। ठीक, याद रखने ये शब्द बस। अब ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम क्या है? उल्लेखित सही क्रम क्या है? यानी ये प्रस्तावना में
जैसे कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष ऐसे क्रम आता है ना, तो वो कैसे क्रम आता है ये बताना है आपको। तो इसके लिए चाहो तो आप एक बार वो देख लो, स्लाइड देख लो, उसके बाद हम क्लियर करते हैं। जैसे प्रेमबल देखो सबसे पहले, जैसे प्रेमबल बोलता है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, तो ये शब्दों का क्रम लग रहा है। क्या लग रहा है? शब्दों का क्रम लग रहा है। ऐसे ही फिर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो ऐसे क्रम लगाना है आपको बस। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन है, यही क्या है आपका क्वेश्चन है। देखो अब आओ, तो सबसे पहले क्या है? समाजवादी है? नहीं। फिर क्या है सबसे पहले? तो सबसे पहले यानी कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे। किस चीज की बात करेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो इसीलिए प्रस्तावना की जो प्रस्तावना है ना संविधान में डिक्टो, उसको एक बार याद कर लो। ऐसे अनेक प्रश्न आएंगे, अभी भी देखेंगे इसमें, जो सब आपके बन जाएंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4 क्या बोलता है आपसे? निम्न में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य में वर्णित करता है? तो कौन करता है? प्रस्तावना। ठीक, कौन करता है? प्रस्तावना कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रकृति होगी, वो कैसे होगी? धर्मनिरपेक्ष। तो कौन बताता है? प्रस्तावना। एक बार प्रकृति को भी समझ लीजिए आप। आइए लगे आप ये भी समझ लो, आपके संविधान की प्रकृति या राज्य की प्रकृति कैसे होगी। तो ये बताता है कौन? प्रेमबल, कि राज्य की प्रकृति कैसे होगी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, समाजवादी होगी, और फिर कैसी होगी? पंथ निरपेक्ष होगी। तो ये कौन बता रहा है? ये प्रेमबल ही बता रही है, पंथ निरपेक्ष होगी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगी। तो ये सब प्रकृति कहां से? प्रेमबल से। ठीक, ऐसे ही इसमें आपको ये भी देखना होगा कि न्याय कितने प्रकार का है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, समता कितने प्रकार की, बंधुता कितने प्रकार की है। एक बार स्लाइड वीडियो को पॉज करो और देख लो। आइए अपने इस क्वेश्चन को दोबारा अगेन अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार ये देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है, वो कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया था? 1976 में, राइट। ठीक ना। अगले प्रश्न पर आइए। अब जो 42वां संविधान संशोधन है, उसके तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? देखो, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्षता है, यस है, संप्रभुता पहले से था, गणतंत्र पहले से था, तो यानी कि पहला और दूसरा होना चाहिए। तो पहला दूसरा ऑप्शन में कौन सा है? आंसर इज डी, राइट। अगला बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो वो कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो कौन से संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था, तो उससे पहले कौन सा नहीं था? अखंडता नहीं था। ऐसे ही निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो कौन कौन से जोड़े गए थे? एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष। ठीक, अगला देखो, भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य यानी कि सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना, तो वो किस में शामिल है? जैसे कि सामाजिक आर्थिक न्याय, ये भी प्रस्तावना में है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी प्रस्तावना में है, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? जनरली ये चारों बातें प्रेमबल में बोली गई हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल, तो 7। अगला क्या है? यानी कि सभी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, उसी क्रम में आपको बताना है कितने प्रकार का है। जैसे कि न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार का न्याय है। तो देखो, न्याय है कितने प्रकार का? 3। तो 3 किसी में है ही नहीं सिवाय के पहले के,
इसको भी अब जैसे स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। एक बार इस स्लाइड को दोबारा देखो, देखो इसमें बताया नहीं न्याय कितने प्रकार का है, न्याय कितने प्रकार का है, न्याय 3 प्रकार का। कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये प्रियम्बल में बोला गया है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, फिर बंधुता। यही तो प्रश्न है आपका। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व कितने प्रकार की है वो बताना है आपको। सिंपल है, बस पढ़ते रहिए कॉन्सेप्ट। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की है? अभी देखा था ना। कितने? 2 नहीं, 3 है। 3 कितने? 3। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय प्रस्तावना में निहित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो धार्मिक न्याय कहीं दिखाई दिया आपको प्रस्तावना में? नहीं ना, तो बस फिर कौन सा है? धार्मिक न्याय। अगला देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? देखो स्वतंत्रता 5 प्रकार की थी, बताया था, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसमें देखो विचार की स्वतंत्रता यस है, विचार प्रकट करने की यस है, विश्वास की यस है। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, आर्थिक न्याय था। कंफ्यूजन पॉइंट होगा लेकिन समझना है कि न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की है। तो इसीलिए स्वतंत्रता में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ होगा? इस स्लाइड्स को हमेशा याद रखना कि स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की है, न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का है। अगले प्रश्न पर बढ़ो। अगला प्रश्न बोलता है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव है? सही भाव क्या होता है? भारत में अनेक धर्म हैं, आंसर इज नहीं। यानी कि हमें इस शब्द को डिफाइन करना है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था उसके तहत। तो उसका मीनिंग क्या है? तो उसका मीनिंग भारत में अनेक धर्म है ऐसा तो नहीं है ना। एक्चुअली में भारत में अनेक धर्म है, ये बात सही है, लेकिन प्रियम्बल में तो नहीं बात बोलेगी ये ना, धर्मनिरपेक्ष में। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, वैसे सही है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं आ रहा है। ठीक, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है, नहीं ना। डी ऑप्शन देखो, भारत का राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यही तो पंथ निरपेक्षता बोलता है, धर्मनिरपेक्षता, कि भारत का कोई धर्म अपना नहीं होगा बल्कि वो सभी धर्मों को बराबर महत्व देगा। अगले पर आइए, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में उल्लेखित नहीं है? प्रस्तावना में नहीं है ये बताना है आपको। देखो, संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है, संघीय नहीं है। क्या नहीं है? संघीय नहीं है। अगले प्रश्न पर आओ, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा का कहलाता है? आत्मा कहलाता है, कौन सी क्या कहलाता है? प्रस्तावना आत्मा कहलाता है बस। और जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने, देखो यहाँ पर देखो ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, और सामान्यतः उद्देश्य का संविधान की आत्मा बोली जाती है। तो इतना आपको अंतर याद रखना है बस, ठीक है ना। ये देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका को आत्मा कहा जाता है, यानी कि आत्मा की बात आए तो उद्देशिका पर, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर का कथन आए तो संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल 32 पर जाओगे आप उसमें, तो उसमें आत्मा और हृदय को बोला है। अब इस प्रश्न को देखो, इसमें पूछा है कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? ये हमें गौर देना है, इसमें क्या पूछा है? नहीं है। तो एक बार किसमें है किसमें नहीं है, इन सब केस को एक बार देख लेते हैं। आइए चलिए देखो, उद्देशिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है वो कैसा होता है, उन सबको हमें देखना है। तो पहला 2-3 क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये सब संविधान, यानी क्या जो उद्देश्य का है वो संविधान का भाग है, क्या हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में केस उठे थे। तो बेरुवाड़ी केस 1960 में आता है, तो इसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, देन इसमें संशोधन नहीं कर सकते, हम भाग नहीं है तो इसीलिए संशोधन नहीं कर सकते हैं। ऐसे किस में बोले थे? बेरुवाड़ी केस में। देन 1973 का केशवानंद भारती केस आता है, तो उसमें स्वीकार कर लिया जाता है कि
उद्देश्य का है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन हो सकते हैं। देन स्वीकृति, अगेन जो 1994 का मामला था, बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें बोला कि जो उद्देश्य का है वो संविधान का भाग है। देन अगेन फिर 1995 के LIC बाद में, उसमें भी बोला कि उद्देश्य का है वो संविधान का भाग है। तो अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सिमिलर है ना। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो किसमें? बेरुवाड़ी केस में? नहीं ना। AK गोपालन? नहीं ना। किसमें? केशवानंद भारतीय केस में। किसमें? केशवानंद भारतीय केस में। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो देखो हमने देखा ना, बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी बोला गया था, पहले केशवानंद भारतीय केस में, फिर 1994 के केस में। ठीक, 1994 के केस में। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या कहाँ मिलती है? मूल अधिकारों में, DPSP में और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, बंधुता वगैरह, ये सब किस में? DPSP में। और स्वतंत्रता वगैरह ये सब आपको फंडामेंटल राइट्स में मिल जाएंगे। ठीक, अगले पर आओ। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है? तो कौन करता है उद्देश्य? प्रस्तावना में। एक बार उद्देश्य देख लो ना प्रस्तावना के कि क्या क्या उद्देश्य हैं। प्रस्तावना के उद्देश्य यही तो है ना कि उसको कैसे न्याय कैसे मिले लोगों को, स्वतंत्रता कैसी हो, समता कैसी हो, ये सब उद्देश्य हैं उसके। अब प्रकृति बताता है तो भारत की प्रकृति देख लो, वहां पर संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये सब उसकी प्रकृति होगी। ठीक, आ जाओ अगले पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दिया गया आमुख, आमुख का मतलब प्रस्तावना में क्या क्या बात निहित है? न्यायालय, पहला है न्यायालय में लागू नहीं होता है। तो ये बात सही है ना, न्यायालय में जस्टिसेबल नहीं है प्रस्तावना। महत्वपूर्ण और उसकी प्रकृति उपयोगिता है, प्रस्तावना महत्वपूर्ण और उसकी प्रकृति उसकी उपयोगिता है, ये बात सही है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, ये भी बात सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी बात सही है। तो यानी इसके चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन इसमें चारों ऑप्शन ऐसा कोई दिया नहीं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो। तो यहाँ पर 18वें का आंसर क्या है? ऑल, यानी कि सभी करेक्ट है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा सही है, ये बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है। अगला देखो, पहला ऑप्शन देखना, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत नहीं है, सीधा बोला एक्सट्रीम है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता समझ रहे हो ना कि 1947 से पहले सामाजिक समानता थी नहीं ना, संविधान लागू है उसके बाद ही तो सामाजिक समानता लागू हुई ना। यस, तो इसी के साथ हमारे प्रीएम्बल से जुड़े सभी PYQ कंप्लीट होते हैं। आई होप PYQ अप्रोचेस जो आई है वो समझ में आई होगी आपके। और हाँ, यूट्यूब पर वीडियो को लाइक करना हमारे लिए काफ़ी पुश कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम भी ऐसा ही काम करता है, जब तक आप लाइक करोगे तभी तक वो वीडियो पुश करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।